हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेदुकोश के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर की इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज डेट है 8 जनवरी 2022। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। और उससे पहले हम देख लेते हैं वेदुकोश के द्वारा जाना चलाई जाने वाली वीडियो सीरीज के बारे में। सुबह 7:30 से आप करंट अफेयर देखेंगे। प्रीलिम बूस्टर सब्जेक्ट वाइज सुबह 8 बजे। उत्तराखंड पीएससी के लिए जो बूस्टर डोज है वो दोपहर 2 बजे मिलेगा। और बिहार पीसीएस के लिए 3 बजे। और जो टारगेटेड वीडियो सीरीज है वेदुकोश की यूपी पीसीएस 2022 प्रीलिम, इसी महीने के अंत तक ये वैकेंसी आने वाली है। बहुत बड़ी वैकेंसी है अपने आप में, तरीके से चुनावी वैकेंसी है। इसके लिए आप बिल्कुल कमर कस लीजिए। शाम 7 बजे इसको लेकर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिलता रहेगा। तो अपनी तैयारी को और शार्प करने के लिए आप वेदुकोश के साथ जुड़े रहें। सारा स्टडी मटेरियल पाने के लिए आप वेदुकोश के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ऑप्शन हैदराबाद, कानपुर, चंडीगढ़ या फिर बंगलुरु। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है हैदराबाद। हैदराबाद में पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। सेकंड क्वेश्चन इज, नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 12,981 करोड़ रुपए में कितने किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? 472, 572, 672 या फिर 752 किलोमीटर की परियोजनाओं का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 572 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा मेरी सहेली टीमों की कितनी संख्या में मेरी सहेली टीमों को तैनात किया गया है भारत के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर? बेसिकली ये जो पहल है वो वुमेन सेफ्टी को लेकर है। तो इसकी संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है, 250, 300, 442 या फिर 244 टीम। इसका सही जवाब है टोटल 244 टीमों को भारतीय रेलवे ने कुछ प्रमुख स्टेशनों पर तैनात किया है वुमेन सेफ्टी को लेकर। कैबिनेट ने आपदा प्रबंधन सहयोग पर भारत और किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षर की मंजूरी दी है? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान या फिर कजाकिस्तान। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के साथ भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के सहयोग को लेकर एमओयू साइन किया है। वर्ल्ड के नक्शे पर आप देखेंगे अगर तुर्कमेनिस्तान को, देखिए ये लोकेशन है तुर्कमेनिस्तान की, यानी कि तुर्कमेनिस्तान एशिया का पार्ट है। देखिए ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये है ऑस्ट्रेलिया, और यहां नीचे है यहां पर अंटार्कटिका। ओके, तो ये 7 महाद्वीप है टोटल। और अगर ओशन की बात करेंगे तो मेजर ओशन आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन, ये मेजर ओशियन है जो आपको सामने दिख रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग जूम आउट करके तुर्कमेनिस्तान को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए तुर्कमेनिस्तान एशिया का पार्ट है, एशिया में भी ये मिडिल एशिया का पार्ट है। ये जो एरिया है ये इसको कहते हैं वेस्ट एशिया, ठीक है। मिडिल ईस्ट का पार्ट कह सकते हैं आप। ये बेसिकली है सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, ठीक है। ये पूरा पार्ट मिडिल ईस्ट कहलाता है। ये पूरा पार्ट जो जिसमें भारत और ये सारे देश हैं, ये बेसिकली साउथ एशिया, दक्षिण एशिया का पार्ट कहलाता है। और ये सारा पार्ट ईस्ट एशिया का पार्ट कहलाता है, ठीक है ना। इधर ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका है, और इसके ऊपर ये यूरोप का पार्ट है। ये पूरा एशिया। अब जो रशिया है ये आप देखिए कि यूरोप में भी आता है और एशिया के अंदर भी रशिया का पार्ट आता है। अब देखिए तुर्कमेनिस्तान की जो बाउंड्री है वो देशों के साथ साथ एक ही वाटर बाउंड्री से भी जुड़ रही है। तो ये वाटर बाउंड्री है वो कौन सी वाटर बाउंड्री, क्या है ये जो वाटर बाउंड्री है ये है कैस्पियन सी, यानी कि तुर्कमेनिस्तान की जो
सीमा है वो कैस्पियन सी से भी जुड़ती है। देखिए यहाँ पर है यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन, यूराल रिवर, कैस्पियन सी, और ये यहाँ पर है कॉकेसस रेंज, कॉकेसस रेंज। जैसे यहाँ पर कुछ कंट्री हैं, अजरबैजान, ठीक है ना, यहाँ पर जिसकी राजधानी है बाकू और पेट्रोलियम के लिए बहुत जानी जाती है। इसके बाद यहाँ पर एक कंट्री है अर्मेनिया, और यहाँ पर एक कंट्री है आपका जॉर्जिया। इनको कहते हैं कॉकेसस स्टेट। अब ये कॉकेसस भी एशिया को यूरोप से अलग करता है, ब्लैक सी भी एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो ये तो बेसिकली आपने देख लिया। अब इसको थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं कि तुर्कमेनिस्तान की जो बाउंड्री है वो किन किन देशों से मिलती है। देखिए तुर्कमेनिस्तान की जो बाउंड्री है वो एक तरफ इसके पश्चिम में कैस्पियन सी से मिलती है, नॉर्थ में कजाकिस्तान से मिलती है, और नॉर्थ में ही ये उज्बेकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट में आप कह सकते हैं कि ये उज्बेकिस्तान से, यहाँ उज्बेकिस्तान से भी मिलती है, और साउथ में इसकी बाउंड्री ईरान से मिलती है, और साउथ ईस्ट में इसकी बाउंड्री अफगानिस्तान से मिलती है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी है अश्गाबाद। बात करते हैं कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ईरान की राजधानी आप सभी को पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, तेहरान है। और अफगानिस्तान की राजधानी भी आपको पता है। तो इस तरीके से देशों की राजधानियां भी आपको याद करके रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही के खबरों में रही अटल सुरंग निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम में? तो अटल सुरंग बेसिकली जो स्थित है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अभी ये चर्चा में क्यों रही? क्योंकि 2022 की शुरुआत में इसमें पहले दिन रिकॉर्ड वाहनों की एंट्री की गई है। ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है। ब्लू बुक जो हाल ही में खबरों में थी, किस सशस्त्र बल या बल समूह का मैनुअल है? तो ब्लू बुक किसका मैनुअल है? स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स का, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, या फिर असम राइफल्स का? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि इसको आप शॉर्ट में जानते हैं SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स। जो स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स है इसका मैनुअल है ब्लू बुक, और ये बेसिकली जो सुरक्षा है ये विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री की रक्षा करता है। इसकी जिम्मेदारी का काम SPG का होता है। अभी हाल ही में आपने पंजाब की घटना देखी होगी, जिसको लेकर दोनों पार्टियां, यानी दोनों मुख्य पार्टियां भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साधे हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला फंसा हुआ है। तो क्या है ये पूरा मामला? इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? क्या SPG की पूरी जिम्मेदारी है, या राज्य जहां पर इनका दौरा होता है राज्य सरकारों की भी इसकी जिम्मेदारी होती है? तो इसलिए ब्लू बुक महत्वपूर्ण हो जाता है आपके करंट अफेयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सरकार ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को मंजूरी दी है? तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ये क्या होता है? सबसे पहले तो देखते हैं कितने करोड़ रुपए से मंजूरी। ऑप्शन है 10,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए, या फिर 13,000 करोड़। चलिए इसका सही जवाब है 12,000 करोड़ रुपए के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को मंजूरी मिली है। देखिए इसका जो विकास है वो इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इसको निर्मित किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत जो बेसिकली हुई थी वो 12th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत हो गई थी। इसके इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी बेसिकली PGCIL की है, मतलब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की इसकी जिम्मेदारी है। फंडिंग की अगर बात करें तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को ADB से लोन मिला हुआ है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसे फंड करती है, एंड गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मनी की सरकार भी इसके लिए सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करा रही है। सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करा रही है लगभग 1 बिलियन
यूरोस का। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी के रिच स्टेट्स की अगर बात करेंगे, कहां पर इसकी संभावनाएं ज्यादा है किन स्टेट्स में, तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, है ना, राजस्थान, तमिलनाडु एंड एमपी कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी की संभावनाएं ज्यादा है और यहाँ पर ये कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता दे दी है? अभी तक 4 तख्त हैं, बेसिकली 5वें तख्त के रूप में दमदमा साहिब को मान्यता मिली है, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ या फिर दिल्ली। इसका सही जवाब है दिल्ली सरकार ने दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता दे दी है। इसके लिए सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971 में एक संशोधन किया गया है। अभी तक अगर देखा जाए तो पंजाब में 3, महाराष्ट्र और बिहार में एक एक जो तख्त थे वो थे। अब एक दमदमा तख्त भी इसी में कंसीडर होने लगेगा। कोप्पल टॉय क्लस्टर पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है। आपको पता है प्रधानमंत्री जी ने खिलौना निर्माण या खिलौना इंडस्ट्री के बारे में बात की थी। टॉय क्लस्टर बना है ये पहला कोप्पल टॉय क्लस्टर। इसे निम्न में से किस राज्य में बनाया जा रहा है? हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है किसी भी परीक्षा के लिए। सॉरी, सर्दी का समय है। चलिए, इसका सही जवाब होगा कर्नाटका। कर्नाटक सरकार में कोप्पल टॉय क्लस्टर बनाने का राज्य में प्रस्ताव आया है। इसे स्थापित करने के लिए लगभग 400 एकड़ जमीन में इसको बनाया जाएगा और इसमें लगभग 100 छोटी बड़ी इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। इस क्लस्टर में लगभग 400 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने की क्षमता है और लगभग 25,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 1 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार को सृजित करने की उम्मीद कोप्पल टॉय क्लस्टर से की जा रही है। हालांकि इसमें सिर्फ जो खिलौने हैं उनका जो टाइप है उसमें इलेक्ट्रॉनिक खिलौने भी हैं, स्कूल से संबंधित खिलौने भी हैं, प्री स्कूल के खिलौने, आउटडोर खिलौने, तो छोटे छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं, मतलब हर प्रकार के खिलौनों को इस क्लस्टर्स में बनाया जाएगा। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है भारत पर आयात निर्भरता को कम करना और 2020 में भारत का जो खिलौना बाजार 1.5 बिलियन डॉलर का था और इसमें भी 90% चीन पर और ताइवान पर डिपेंड था। इसको लेकर हमें सजग रहना है और लगभग हमें 35 टॉय क्लस्टर्स को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। कोप्पल टॉय क्लस्टर कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ये पूरा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, किस स्टेट में किया जाएगा ये प्रश्न होना चाहिए था। ठीक है ना। चलिए, आपको पता चल गया कि इसका जो आंसर है वो मध्य प्रदेश है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन है वो एमपी में किया जाएगा। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं कि क्या है। 2021 में खेलो इंडिया गेम्स को कोविड-19 के संकट के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था और इसे 2022 में हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। जो खेलो इंडिया गेम्स है, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात यहाँ पर हो रही है। इसमें करीब 25 इवेंट किए जाएंगे। तो योग, मलखम्ब, थांगता, कलियारी पट्टू और गतका जैसे कुछ और अन्य 5 पारंपरिक खेलों को भी शामिल किया गया है, जिनमें से 4 ये नए हैं। इनके बारे में एक एक करके देख लें। मलखम्ब क्या है? ये मध्य प्रदेश का एक पारंपरिक खेल है जिसे एथलीट जिम्नास्टिक आसन भी कहते हैं। बेसिकली एक लकड़ी का खंभा होता है जिस पर व्यक्ति चढ़कर कुश्ती के और कुछ पर जिम्नास्टिक के करतब दिखाता है। थांग टा गेम्स की बात करें तो ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है जिसमें बेसिकली पूजा और लड़ाई के लिए इस मार्शल आर्ट का प्रयोग किया जाता है। थांगटा बेसिकली मणिपुर से संबंधित है और वहां पर इसे हुन लल्होंग भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं कलारी पट्टू की। इसका भी बेसिकली ये थांगटा की तरह ही एक मार्शल आर्ट है जिसका व्यापक केरल में व्यापक महत्व है। लगभग 3000 साल पुराना है ये कलारी पट्टू। इसमें योग और नृत्य को शामिल किया जाता है। इसे वहां पर कलारी भी कहा जाता है।
फिर बात करते हैं गतका की। गतका भी एक मार्शल आर्ट है, जैसे कि थांगटा और कलारी पट्टू है। ये बेसिकली पंजाब में सबसे ज्यादा फेमस है, सिखों से जुड़ा हुआ है। और गतका का बेसिकली मतलब होता है स्टिक फाइटिंग, मतलब लकड़ी की छड़ी से युद्ध करना। तो ये बेसिकली आपने समझ लीजिए यूथ गेम्स के बारे में जो होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश के तेल कीमतों के बढ़ने के चलते वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है? ऑप्शन तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड कजाकिस्तान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से, उम्मीद करते हैं आप सभी को पता होगा इसका आंसर। इसका सही जवाब है कजाकिस्तान। अभी आपने देखा था कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना है। ये कजाकिस्तान में हो क्या रहा है कि अचानक से ईंधन की कीमतों में वहां पर वृद्धि हो गई है। इसके कारण वहां लोग विरोध कर रहे हैं। और कजाकिस्तान की जो सत्तारूढ़ सरकार ने बेसिकली ये क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर पेट्रोलियम के जो मूल्य थे उनको उनसे नियंत्रण हटा लिया है। और इसके बाद से इनकी कीमतों में लगभग 2 गुनी वृद्धि हो गई है। इसके चलते वहां की सत्तारूढ़ सरकार को इस्तीफा देना पड़ा है और वहां पर आपातकाल की घोषणा भी कर दी गई। इसके लिए कजाकिस्तान ने रशिया से सहयोग भी मांगा है। सीएसटीओ का भी सहयोग लिया गया है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान भी और बेलारूस शामिल है। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी आपको पता ही है, अस्ताना। आप को आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? ऑप्शन है जनरल मनोज मुकुंद नरवड़े, एडमिरल करमवीर सिंह, जनरल बिपिन रावत, कैप्टन वरुण सिंह। तो इसका सही जवाब है जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी के मामले में फेसबुक और गूगल पर लगभग 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन है फ्रांस, चीन, नेपाल और जापान। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है फ्रांस सरकार ने इन कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का लगाया है। फ्रांस की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो देखिए ये फ्रांस की लोकेशन है, यूरोप का पार्ट है फ्रांस। पश्चिम में बे ऑफ विस्के है, नॉर्थ वेस्ट में इसके पास इंग्लिश चैनल है जो इसे फ्रांस को बेसिकली यूके से अलग करता है, या ये नॉर्थ सी है, इधर ऊपर बाल्टिक सी है, और ये पूरा जो डार्क कलर से आप देख रहे हैं ये पूरा यूरोप है। इसकी बाउंड्री की बात करेंगे देखिए तो ये इटली से टच करता है, स्विट्जरलैंड से टच करता है, जर्मनी से टच करता है, ठीक है ना, इधर ये स्पेन से टच करता है। और इसको जूम आउट करके देख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली इन देशों के अलावा ये लग्जमबर्ग और बेल्जियम से भी टच करता है ना। चलिए, इंग्लिश चैनल, बीच में इंग्लिश टनल है जो इसे रेलवे लिंक से इन दोनों को जोड़ती है। पेरिस इसकी राजधानी है जो बेसिकली सीन नदी के किनारे है ना। कुछ और भी नदियां हैं जैसे कि गैरोन रिवर और लॉयर रिवर, लॉयर रिवर। कुछ माउंटेन्स हैं जैसे कि पेरेनीज, पेरेनीज बेसिक स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाता है, पेरेनीज पर्वत। इसके अलावा जो आल्प्स है वो भी इसको टच करता है और बेसिकली इटली को भी टच करता है। जूरा माउंटेन भी फ्रांस का ही पार्ट है ना। और वेस्जास, ये सब, और यहीं से निकलती है राइन रिवर, ये फ्रांस का में भी, मतलब फ्रांस में भी ये शामिल होती है। तो ये कुछ फ्रांस की बेसिक जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख के रूप में अपने पद से किसने इस्तीफा दे दिया? चलिए सही जवाब दीजिए इसका। अमन गुप्ता, मोहित गोयल, पीयूष मेहता या संजय भार्गव? इसका सही जवाब है संजय भार्गव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने नए अस्थायी सदस्यों को नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है 5 अस्थायी सदस्यों को नियुक्त किया गया है। देखिए, नॉन परमानेंट मेंबर्स, नॉन परमानेंट मेंबर क्या है? ये नॉन परमानेंट मेंबरों का चयन कैसे होता है? देखिए, प्रत्येक 5 वर्ष में, सॉरी, प्रत्येक वर्ष में, हर वर्ष होता है
ये ईयरली होता है। हर वर्ष 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स का चयन किया जाता है, जिनकी नियुक्ति 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए की जाती है। अब जो ये सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल 10 परमानेंट नॉन परमानेंट सीट्स हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? सबसे ज्यादा सीट्स हैं एशिया से प्लस अफ्रीका से, दोनों से मिलाकर 5 सीटें हैं। एक सीट मिलेगी आपको ईस्टर्न यूरोप से, ईस्टर्न यूरोप से 2 सीट मिलेंगी आपको लैटिन अमेरिका प्लस कैरेबियन कंट्रीज से, और 2 सीट मिलेंगी आपको वेस्टर्न यूरोप प्लस अदर कंट्रीज से। ऐसे ये टोटल 10 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इनको नॉन परमानेंट मेंबर्स को 2/3 वोट बैंक जो जनरल असेंबली होती है, जनरल असेंबली यानी कि जो महासभा है यूएन की, उसके 2/3 वोटों को पाना अनिवार्य होता है। लगभग आप मान लीजिए 193 सदस्य हैं, तो 129 वोट पाना इनके लिए अनिवार्य हो जाता है यूएनएससी में आने के लिए। टोटल मेंबर्स की बात करेंगे तो टोटल 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट, जिनकी बात अभी हमने की। परमानेंट मेंबर्स की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से हैं? रशिया, यूके, फ्रांस, चीन एंड यूएसए, ये परमानेंट मेंबर हैं। अभी इसमें रिफॉर्म की बात की जा रही है, भारत भी इसमें रिफॉर्म की बात कर रहा है, क्योंकि भारत भी यूएनएससी में अपनी एक सीट चाहता है। भारत के साथ साथ ब्राजील, जर्मनी और जापान ऐसे देश हैं जो इसमें रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इसमें अपनी एक सीट चाहते हैं। ये तो कुछ बेसिक जानकारी हो गई है यूएनएससी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? हाइपरसोनिक मिसाइल, उत्तर कोरिया, बांग्लादेश, चीन या दक्षिण कोरिया ने? तो इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तर कोरिया ने अभी हाल ही में एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया का मैप आप देखेंगे तो देखिए ये मैप है उत्तर कोरिया का, और इसकी राजधानी है प्योंगयांग। इसकी जो बाउंड्री है वो चाइना से मिलती है, और देखिए ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, ये पार्ट बेसिकली रशिया का है, तो इसकी बाउंड्री रशिया से मिलती है, और नीचे ये साउथ कोरिया को टच करता है। ठीक है, ये कोरिया बे है, वाटर बाउंड्री भी इसकी देखेंगे तो आप चाइना की तरफ है, और इधर ये जापान सी है या फिर ईस्टर्न सी भी है। तो मतलब वाटर बाउंड्री की बात करेंगे तो ये जापान से भी इसकी वाटर बाउंड्री टच करती है। ठीक, नेक्स्ट, यूपीएससी को डेडिकेटेड एक क्वेश्चन है, और आपको हर सीरीज में एक क्वेश्चन यूपीएससी को डेडिकेटेड करके मिलेगा। क्वेश्चन है कि नील गाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नील गाय सबसे बड़ा एशियाई मृग है, इसकी आयुष्य स्थिति कम चिंताजनक की श्रेणी में है। ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, इसका सही जवाब होगा 1 और 2 दोनों। इसके दोनों ऑप्शन सही है। नीलगाय सबसे बड़ा एशियाई मृग है, बिल्कुल सही बात है ये, और इसकी आयुषीन स्थिति कम चिंताजनक की श्रेणी में है, यानी कि लीस्ट कंसर्न में ये शामिल है। कुछ डिटेल देख लेते हैं, इसकी व्याख्या क्या है। ये चर्चा में क्यों? क्योंकि बिहार सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वह अब नीलगाय को नहीं मरवाएगी, बल्कि इसके बजाय नसबंदी के माध्यम से इनकी जो आबादी है उसको नियंत्रित करने की कोशिश करेगी। स्थानीय भाषा में नीलगाय को घुरपरा के नाम से जाना जाता है। यह नीलगाय सबसे बड़ा एशियाई मृग है जो पूरे उत्तर भारत का जो उपमहाद्वीपीय एरिया है वहां पर ये पाया जाता है। यह बेसिकली बोसलाफस प्रजाति का एकमात्र सदस्य जानवर है, और इसे बोविड परिवार की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, यह बेसिकली भारतीय उपमहाद्वीप की मूल प्रजाति है, और आईयूसीएन की श्रेणी में इसे लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। तो ये था आज का करंट अफेयर। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। डेली करंट अफेयर पाने के लिए और अन्य
जो स्टेट पीएससी या अन्य पीएससी हैं उनसे संबंधित तैयारी को अपनी जारी रखने के लिए, उसको और सुदृढ़ करने के लिए वेदकोश से जुड़े रहिए। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सब्सक्रिप्शन भी हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू वेरी मच।